हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। सेल साइकिल हमारे सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो कभी कभी हमारे जो कॉलेज के इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ मियोसिस, व्हाट इज़ माइटोसिस। तो इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं एंड एक के बाद एक प्रोसेसेस होते रहते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ। एंड सेल साइकिल क्या है? ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है हमारी, और ये ऑब्जर्व होता है इन यूकैरियोट्स। ठीक है, आपको यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस पता होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि सेल साइकिल प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, जस्ट लाइक बैक्टीरियाज हैं, तो इन सब में नहीं होगा। ये सिर्फ यूकैरियोट्स का ही प्रोसेस है एंड ये सिर्फ इसी में होगा। चेंजेस अकर इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब सेल साइकिल में क्या होता है? जो भी चेंजेस होते हैं वो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में ही होता है। अब जो हमारा सेल साइकिल है उसके एक फेजेस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी सेल साइकिल का मैंने फेजेस बना रखा है। ये एम फेज, G1 फेज, S एंड G2 फेज। ठीक है, तो ये G1, S एंड G2 ये जो होता है इसको हम इंटरफेस कहते हैं, और ये है हमारा एम फेज। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया इंटरफेस में हमारा क्या था? G1, S एंड G2 फेज। तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। फेजेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो हमारा इंटरफेस था, फेजेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, यानी कि यहाँ पे हमारा जब एम फेज खत्म होगा तो इंटरफेस स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जब शुरू होगा तब इंटरफेस स्टार्ट होगा, यानी कि टू सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज होता है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। अब ये एक रेस्टिंग फेज़ है। हमारा मोस्ट ऑफ द जो भी प्रोसेसर होता है वो हमारा एम फेज़ में हो जाता है, तो हम इस फेज़ को जो भी G1, S एंड G2 फेज़ है उसे हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। अब ये हमारा पूरा जो इंटरफेज़ है 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल है। ठीक है, जहाँ की G1, S एंड G2 आता है, या इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारा ह्यूमन सेल है उसको 24 घंटे लगते हैं पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने में। तो ये जो इंटरफेस है हमारा, ये पूरे 24 में से 95% का टाइम ले लेता है, और जो बचा कुचा 5% होता है उसमें हमारा एम फेज़ होता है। अब हम सबसे पहले फेज़ की बात करते हैं। इंटरफेस के अंदर ही आएगा G1 फेज़। G1 फेज़ में क्या होता है? ग्रोथ होती है सेल की, सेल का साइज इंक्रीज होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर टू मेक एंजाइम फॉर ग्रोथ। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा अपने जेनेटिक्स में क्लास 12th में। सेल एंटर फ्रॉम G1 टू S फेस और G0 फेस और बिकम परमानेंट। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है। जो भी सेल हमारा G1 में है, ठीक है, या तो वो G1 फेज से S फेज में चला जाएगा, या तो वो सेल परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट होने का क्या मतलब है कि वो फर्दर डिवीजन नहीं करेगा, या तो यहाँ से G1 से वो सेल चला जाएगा G0 फेज में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने बात कर ली G1 की बात कर ली। अब हमारा सेल G1 से या तो S में जाएगा, या तो G0 में चला जाएगा, या तो परमानेंट हो जाएगा। अब देखो S फेज में क्या होता है। S फेज का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है S फेज में। ठीक है, एस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होगा। सेंट्रियोल डबल इन एनिमल सेल इन साइटोप्लाज्म। जो सेंट्रियोल होता है हमारा वो डबल हो जाता है। हिस्टोन सिंथेसिस, यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट फर्स्ट। हिस्टोन एक प्रोटीन है, आपने पढ़ा होगा जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तब इस प्रोटीन का यूज़ होता है। वहाँ पे यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये कम कंडेंस होता है, हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा कंडेंस होता है। तो पहले यूक्रोमेटिन पहले रेप्लिकेट होता है। अब मैंने बात की थी अभी कि G0 फेज वो होता है जब जो सेल होता है हमारा G1 में रहता है, या तो वो S फेज में जा सकता है या तो G0 फेज में जा सकता है। तो हम G0 फेज को क्विसेंट फेज भी कहते हैं और इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अब G0 फेज में जो सेल्स होते हैं वो डू नॉट डिवाइड फर्दर, एग्जिट G1 फेज, और यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। यानी कि अब हमारा सेल है वो जो फर्दर डिवीजन नहीं करेगा, वो G1 फेज को एग्जिट कर चुका है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। अब ये नो लॉन्गर पॉलीफरेट और ग्रो अनलेस रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म। नो लॉन्गर पॉलीफरेट का मतलब यही है कि वो ग्रो नहीं करेगा, फर्दर डिवीजन नहीं करेगा। इस सेल इज़ नाइदर डिवाइड नॉर प्रिपेयरिंग टू डिवाइड, यानी कि वो ना ही डिवाइड होने के लिए रेडी है ना ही वो डिवाइड होगा। अब हम बात करते हैं, अब जब हमारा G1 कंप्लीट हो गया, G0 हो गया, S फेज की बात कर ली हमने। अब हमारा G2 फेज आता है। ठीक है,
तो G2 फेज में देखिए क्या होता है कि सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि अब जो हमारा डिवीजन के लिए सेल जो है वो प्रिपेयर करता है और यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ठीक है, उसका भी सिंथेसिस होना चालू हो जाता है। अब बात करते हैं हम एम फेज की। एम फेज को हम माइटोसिस भी कहते हैं। अब यहीं पे हमारा एक्चुअल डिवीजन शुरू होता है, ठीक है। माइटोसिस में मैंने पहले आपको बताया कि हमारा जो पूरा इंटरफेस होता है वो 95% टाइम लेता है, तो बचा हुआ 5% का जो टाइम होता है वो हमारा माइटोसिस का होता है, ठीक है। यहीं पे एक्चुअल सेल डिवीजन होती है हमारी। अब एम फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है। ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है और जो पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स में होता है वो सेम होता है, और ये होता है हमारे हैप्लॉइड सेल्स में। अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। हमने जो ये फेजेस की बात की, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज में 46, एस में 46, G2 में 46 एंड एम में भी 46, ठीक है। एम में हमारा डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा हो जाता है क्रोमोसोम का। अमाउंट ऑफ DNA, अब डीएनए का अमाउंट देखिए, जो जीवन फेज़ है वहाँ पे जीवन फेज़ है वहाँ पे डीएनए का अमाउंट हमारा 2C होता है। एस फेज़ में क्या होता है, 2C से 4C, यानी कि ये इंक्रीज़ हो ही रहा है, इंक्रीज़ होता है यहाँ पे एस फेज़ में। एंड G2 फेज़ में अगेन ये 4C हो जाता है, और एम फेज़ में ये 2C यानी कि अगेन 4C से 2C हो जाता है एम फेज़ में। तो अब क्या याद रखना आपको, जीवन फेज़ में अमाउंट कितना था हमारा 2C था, और एस फेज में 2C से 4C इंक्रीज हुआ, G2 में अगेन 4C था, और एम फेज में 4C से 2C बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमैटिड की। तो क्रोमैटिड के नंबर की बात करेंगे। आप लोग को तो ये पता ही होगा, ठीक है, कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिड क्या है, इन सब के बारे में तो नॉलेज आपने पहले ले ही ली होगी, है ना। तो क्या होता है कि हमारा जो G1 फेज है और जो G2 फेज है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम के बीच में, है ना। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये हमारा क्रोमोसोम है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो ये एक साइड है इसको हम एक क्रोमैटिड कह देते हैं, और ये जो साइड है इसको हम दूसरा क्रोमैटिड कह देते हैं। तो यही है क्रोमैटिड, पर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। तो जो जीवन फेज है वहाँ पे क्रोमैटिड का नंबर 46 है, ठीक है, और एस फेज में भी 46 है, पर G2 में क्रोमोसोम का नंबर एंड क्रोमैटिड का नंबर में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। देखो G1 और G2 में क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन क्रोमैटिड का ही डिफरेंस आता है, जहाँ पे कि G2 में अगर हमारा क्रोमोसोम 23 है तो क्रोमैटिड हो जाएगा 46, ठीक है। लेकिन अगर G1 की बात करेंगे, अगर G1 में मान लेते हैं हमारा क्रोमोसोम 23 है तो क्रोमैटिड भी 23 होगा, ठीक है। तो आप अगर मैंने यहाँ पे 46, 92 रखा है, तो आप और मैं एग्जांपल जो दे रही हूँ वो 23 का दे रही हूँ, तो आप उन दोनों को रिलेट कर लो कि मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम है तो एक ही क्रोमैटिड है, पर अगर G2 की बात करेंगे, अगर वहाँ पे एक क्रोमोसोम है तो क्रोमैटिड 2 हैं, ठीक है। अब माइटोसिस में क्या होता है, हमारे माइटोसिस के अंदर ही 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस। मैंने बता दिया कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। उसके अंदर हमारे 4 फेजेस आते हैं, पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोफेज की। प्रोफेज में अब देखो क्या क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, ठीक है। इंटरवाइंड का मतलब क्या होता है कि वो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो आपस में उलझा हुआ है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, अब जो हमारा क्रोमोसोम का मटेरियल है वो फर्दर और कंडेंस होगा, कंडेंस होता है क्रोमोसोम मटेरियल, तभी तो ईजिली विजिबल हो पाता है हमें। अनटैंगलिंग ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। अनटैंगलिंग का मतलब होता है जो उलझा हुआ था, इंटरवाइंड था, उसको सुलझाना, तो उसको हम अनटैंगलिंग करते हैं क्रोमैटिन को। अनटैंगलिंग होगा, फिर हमारा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा। उसके बाद क्या होता है कि सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। ये जो हमारा सेंट्रोजोम होता है उसमें साइड ऐसे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, प्रोटीन ही होता है, और हम इसको पूरे को एस्टर कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस क्रोमोसोम,
कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, ठीक है। अब जो हमारा क्रोमोसोम मटेरियल है, जैसे कि हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, अब ये स्टार्ट पूरा हमारा कंडेंस हो गया और हमारा प्रोफेज में देखो ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है और ये यहाँ सेंट्रोमियर एक दूसरे से, यहाँ सेंट्रोमियर पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाती है ना। उसके बाद एंड ऑफ प्रोफेज में, यानी कि जब हम प्रोफेज है जब वो ख़त्म होने लगता है उसमें क्या होता है, ER, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ये सारे जो ऑर्गेनेली हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड अपीयर, मैंने बता दिया कि अपीयर होने लगेगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाएंगे। लास्ट इवेंट में यही होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हमारी वो डिसअपियर हो जाती है। अब हम बात करते हैं मेटाफेज की, जो कि एम फेज का दूसरा फेज है। अब हमारे मेटाफेज का पहला इवेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। देखो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना शुरू ही हुआ था पर हो नहीं पाई थी अच्छे से। जब ये पूरी अच्छे से चली जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एम फेज के मेटाफेज में, ठीक है। क्रोमोसोम इन साइटोप्लाज्म, अब हमारा जो ये क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में आ गया, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, मॉर्फोलॉजी मोस्टली स्टडी, यानी कि मॉर्फोलॉजी हमें अब हम क्रोमोसोम को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑन सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर, ठीक है। जो कि मैंने बताया कि हमारा ये जो क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। अब मेटाफेज में क्या होता है, यहाँ पे साइड में ही एक ऐसा छोटा सा डिस्क शेप स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। यहाँ पे आप तुम देख सकते हो कि ये सेंट्रोमियर है, ये 2 क्रोमैटिड लगे हुए हैं और ये जो साइड में है ये काइनेटोकोर है। इसी पे से हमारे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो जाके लग जाते हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा ये एक क्रोमोसोम है तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि एक क्रोमोसोम में 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। बेस्ट फेज टू सी नंबर, मॉर्फोलॉजी एंड साइज, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम और मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। यानी कि इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है मेटाफेज का कि मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऐसे अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं, एक मेटाफेजिक प्लेट बना लेते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम फिर एक क्रोमोसोम फिर एक क्रोमोसोम, ऐसे ऐसे ही कि एक प्लेट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद बात आती है एनाफेज की, है ना। अब देखो एनाफेज में क्या होता है कि ईच क्रोमोसोम स्प्लिट साइमल्टेनियसली इनटू 2 डॉटर क्रोमैटिड, यानी कि ये जो हमारा क्रोमोसोम था, ठीक है, अब ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नाउ रिफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि अब हमारा जो ये क्रोमोसोम अलग हुआ था हम इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। अब ये होता है स्टार्ट माइग्रेशन टूवर्ड अपोजिट पोल। अब हमारा जो ये क्रोमोसोम था ये अलग हो गया, अब ये क्रोमोसोम जो है वो साइड अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। आप डायग्राम में देख सकते हो ये कि जो क्रोमोसोम, जैसे कि ये क्रोमोसोम हमारे साथ थे, अब ये अलग हो रहे हैं, अलग होके हमारे जो अपोजिट पोल्स हैं उनकी ओर चले जा रहे हैं। The centromere of each chromosome remains directed towards pole and hence at the leading edge with the arms of chromosome trailing behind। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे ये साथ में थे अभी अलग हो रहे हैं तो यहाँ से कोई एक चीज़ इन्हें थ्रेड, यानी कि स्पिंडल फाइबर, मैंने बताया कि काइनेटोकोर से यहाँ पे आप देख रहे हो कि अटैच हो रहा है, तो यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहा है, तो यहाँ पे जब ये ले जाता है इसे तो यहाँ पे अलग अलग शेप हमारा दिखाई देता है इस फेज में, ठीक है। तो जो कि हमारा अलग अलग शेप होता है वो जे शेप का हो सकता है, जे शेप का है तो हम उसको एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, आई शेप का है तो हम उसे टीरोसेंट्रिक कहेंगे, वी शेप फॉर मेटासेंट्रिक, एल शेप फॉर सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। ये हम एनाफेज की बात कर ली हमने। अब इसके बाद आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब क्या हो जाएगा, जो हमारा क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स में पहुंच चुका है वो डीकंडेंस होने लगेगा, है ना, ये डीकंडेंस होने लगेगा। क्रोमोसोम नो लॉन्गर कैन बी सीन, क्रोमोसोम पूरा डीकंडेंस हो गया, अब हम जो क्रोमोसोम को देख सकते थे पहले तक वो अब हम नहीं देख सकते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप 2 डॉटर न्यूक्लियाई, जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप था जो कि हमारा हमने पढ़ा था कि चला गया था, कौन से फेज में चला गया था, मेटाफेज में फुली चला गया था न्यूक्लियर एनवेलप, और यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप आने लगता है, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्जी बॉडी दोबारा से आने लगती है टीलोफेज में।
साइटोकाइनेसिस की। शुरू में मैंने बताया था कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन, वो हमारा हो गया। अब साइटोकाइनेसिस में हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखेंगे। ये एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में अलग अलग मेथड से होता है। एनिमल सेल में क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ फोरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर, यानी कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ से हमारा साइड साइड से फोरो बनने लगता है और वो धीरे धीरे होके सेंटर में ज्वाइन हो जाता है और ये दो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई हो जाते हैं। ये प्रोसेस होता है कहाँ, हमारा आउटर टू इनर, आउटर से लेके इनर के साइड में, ठीक है। अब प्लांट साइटोकाइनेसिस यानी कि प्लांट के साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट बाय गोल्जी बॉडीज इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल सेल वॉल, यानी कि जो प्लांट सेल है यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी है वो हमारा एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला फॉर्म बाय गोल्जी नोन एज सेल प्लेट मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। वो किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट लेयर की बनी होती है। ये क्या होता है, यहाँ से इनर से ही स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस होता है हमारा इनर टू आउटर। गोल्जी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला, कैल्शियम पेक्टेट की एक लेयर बन जाती है जो कि अंदर से बाहर की ओर बन जाती है। तो फिर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है। ये हमने आज पूरी बात कर ली माइटोसिस की। अब इसके बाद होता है हमारा मियोसिस। तो काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम मियोसिस की बात करेंगे। माइटोसिस की बात तो आज हमने कर